हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी डायबिटिक ड्रग और इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने इंजेक्टेबल जो हमारी ड्रग्स हैं वो डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमारी इंसुलिन आती है, हमारी अमाइलिन एनालॉग है, इंक्रेटिन एनालॉग है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और पूरा हमने मैकेनिज्म समझने की कोशिश की थी कि ये ड्रग्स किस तरीके से वर्क करती है। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स को, यानी कि जो आप ओरल रूट से लेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा मैकेनिज्म हमने समझा था कि किस तरीके से जब भी हम ग्लूकोज लेते हैं वो हमेशा क्या होता है, मोस्टली आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। फर्स्ट इसे किस में टूटना होता है, सिंपल फॉर्म में आना होता है, यानी कि अगर बहुत सारे ग्लूकोज आपस में, यानी कि अगर पॉलीसेकेराइड फॉर्म में है तो उसे मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना होता है, एक सिंगल यूनिट आपको चाहिए होती है। इसी के बाद आपका क्या होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है और इसके एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये हमारी सेल्स में जाएगा, हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स में जाएगा। कुछ सेल्स तो ऐसी हैं जहां पे क्या होता है, इसका स्टोरेज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लाइक लीवर सेल, एडिपोज टिश्यू सेल, मसल सेल। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगा, ग्लूकोज आपका स्टोर हो जाएगा और आपका अगर जरूरत पड़ रही है सेल्स को तो वहां पे यूटिलाइजेशन भी होगा ऑब्वियसली। और जो बाकी के सेल्स है हमारी बॉडी की, वहां पे ग्लूकोज क्या होता है, आपका जाता है और यूटिलाइज हो जाता है, यानी कि आपको ग्लूकोज से एटीपी मिलती है और एटीपी आप जानते हो हमारी सेल्स का क्या है, आपका एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो वैसे ही हमने देखा था कि हमारी एक बीटा सेल्स भी है जो इंसुलिन बनाती है। ऑब्वियसली बीटा सेल को भी जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज की, है ना। तो जो ग्लूकोज हमने लिया था खाने में वो कहाँ जाएगा, हमारी बीटा सेल के अंदर जाएगा वाया ग्लू ट्रांसपोर्टर। और सेल के अंदर जाने के बाद ऑब्वियसली ये एटीपी प्रोडक्शन करेगा। इस एटीपी के सेल के अंदर एटीपी का लेवल बढ़ने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट पोटेशियम चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ गया, क्योंकि ये इनवर्ड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल है। इन चैनल्स के थ्रू पोटेशियम बाहर जा रहा था, एटीपी के बढ़ने की वजह से ये चैनल्स क्या हो गए, आपके ब्लॉक हो गए। तो इसकी वजह से अब पोटेशियम अंदर ही रहेगा, यानी कि सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस, यानी कि जो आपका पोटेशियम है उसका लेवल बढ़ गया। और जब भी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो क्या आपको दिखाई देगा, डीपोलराइजेशन दिखाई देगा। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, इसी सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक और चैनल, कैल्शियम चैनल, जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल है, वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ेगा और बीटा सेल के अंदर जो इंसुलिन आपकी सिक्रीटरी वेसिकल्स में स्टोर्ड था वो रिलीज होके कहाँ जाएगा, आपके सर्कुलेशन में आ जाएगा। और एक बार इंसुलिन सर्कुलेशन में आ गया तो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। क्या है इंसुलिन का फंक्शन, कि वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करे। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो फटाफट से उसे स्टोरिंग जो आपकी सेल्स है, जो आपकी लीवर है, आपका जो मसल है, आपकी एडिपोज टिश्यू है, फटाफट से वो सेल के अंदर उसे भेजे और वहां पे वो स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। यही तो पढ़ा था, ठीक हो गया। तो अब बात ये आती है कि आपकी ओरल जो ड्रग है वो कैसे वर्क करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैंने जो ये पूरा मैकेनिज्म आपको बताया है, इन्हीं मैकेनिज्म पे ड्रग्स काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है। हम स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला आपसे कि आपका जो भी आपने फूड प्रोडक्ट लिया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, इसको एब्जॉर्ब होने के लिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी था। और इसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में, यानी कि पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, आपका अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम। ये एंजाइम हमारे इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर में प्रेजेंट होता है और ये कन्वर्जन कराता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपने सपोज किसी इंसान के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ये हमारा सर्कुलेशन है, अगर किसी इंसान के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो क्या आप चाहोगे कि इंसान ने जो फूड लिया है, जो कार्बोहाइड्रेट लिया है, वो भी एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में आए? चाहोगे ऐसा? नहीं ना। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग काम करती है वो इसी एंजाइम पे टारगेट करती है। तो हमारी ड्रग है, क्या है हमारी ड्रग, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। समझ में आ रहा है? ये ड्रग्स क्या करेंगी, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। तो जो भी फूड आपने लिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट था वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा ही नहीं, और सिंपल फॉर्म में नहीं टूटेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ेगा ही नहीं। और ये जनरली इसमें कौन सी ड्रग आती है, देखो इसमें हमारी ड्रग जो है वो है वग्लिबोज
मिग्लिटॉल, एकार्बोज, ये कुछ ड्रग हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, इनका काम यही होता है इस एंजाइम को इनहिबिट करना, जिससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ना हो। तो ये बेसिकली आप ड्रग कब यूज करोगे, या आप तब यूज करोगे अगर किसी को पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी खाना खाने के बाद ही उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसान का एलिवेट होता है, अदरवाइज उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। तो आपको पता है खाना खाने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि ये एंजाइम को इनहिबिट कर दीजिए। तो क्या होगा, जो भी फूड प्रोडक्ट, जो आपके खाने में जो भी कार्ब होगा वो आपकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं और उसका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। अब इसके एक साथ साइड इफेक्ट किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो हमारी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, इनके साथ जीआई डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इसके साइड इफेक्ट है। ठीक है, ब्लॉटिंग होना। तो ये आपकी पहली कैटेगरी की ड्रग है जो हमने अभी डिस्कस की, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। मैकेनिज्म समझ में आया इसका। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, कोई भी फूड हमने लिया, तो हमारी इंटेस्टाइन के ही ब्रश बॉर्डर में प्रेजेंट कुछ सेल्स हैं जो आपका क्या करती है, एपिथेलियल सेल जनरली, ये क्या करती हैं, आपकी इंक्रेटिन को रिलीज करती हैं। इंक्रेटिन क्या है आपका, ये पेप्टाइड का मिक्सचर है। बहुत सारी पेप्टाइड्स होते हैं, इनके मिक्सचर को हम इंक्रेटिन बोलते हैं। मैंने बताया था जो दो इंपॉर्टेंट हमारे इंक्रेटिन्स हैं, जो पेप्टाइड्स हैं, वो कौन से हैं, एक तो GLP-1 था, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, एक था GIP। GIP क्या था आपका, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ठीक है, या जिसको ग्लूकोज इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं। तो ये आपके, जैसे ही आपका कोई भी फूड प्रोडक्ट आपने लिया तो आपका इंक्रेटिन रिलीज हुआ। ठीक है, जिसके अंदर मेन पेप्टाइड क्या है, सपोज मैं एक ही को मान के चल रही हूँ, GLP-1। ठीक है, और ये GLP-1 क्या करता था, हमने क्या देखा था, इसकी वजह से क्या होता था, ये सीधे क्या करता था, हमारे इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देता था। यानी कि एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है ना, कर रहा है। ठीक है, और इंजेक्टेबल में हमने इसके एनालॉग को देखा था कि हम किस तरीके से एक्सिनेटाइड को देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या होगा, GLP-1 की तरह ही काम करता है एक्सिनेटाइड। तो क्या होगा आपका, जैसे ही आप एक्सिनेटाइड दोगे इंजेक्टेबल के फॉर्म में, तो वो इंसुलिन के रिलीज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। साथ ही साथ इसके कुछ और इफेक्ट भी थे कि ग्लूकागोन के रिलीज को कम करना, जो कि बिल्कुल इंसुलिन के अपोजिट इफेक्ट दिखाता है। गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम जो है उसे बढ़ा देना, यानी कि अब आपका फूड आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने में टाइम लेगा। साथ ही साथ सैटिस्फैक्शन की फीलिंग प्रोड्यूस करना, यानी कि इंसान को भूख नहीं लगेगी, है ना। ये सब मैं पहले वाले इंजेक्टेबल की कैटेगरी में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे से डिस्कस करने का क्या रीजन है, ये समझिए कि जो हमारा ये इंक्रेटिन रिलीज होता है, यानी कि जो GLP-1 आपका ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड इन सेल से रिलीज हो रहा है ना, ये क्या होता है, एक एंजाइम की प्रेजेंस में, हमारे पास एक एंजाइम है DPP-4। ठीक है, DPP-4 एंजाइम के प्रेजेंट में इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, DPP-4 की फुल फॉर्म क्या है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज, ये हमारा एंजाइम है। ठीक है, हमारी जो इंटेस्टाइनल सेल्स ने इंक्रेटिन को रिलीज कर दिया था, यानी कि GLP-1 को रिलीज तो कर दिया था। ठीक है, जो आपका अच्छा इफेक्ट दिखाता है ऑब्वियसली, लेकिन ये DPP-4 इसका डिग्रेडेशन कर देता था। यही कारण है कि मैं इसे यहाँ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि GLP-1 एनालॉग ऑलरेडी हम इंजेक्टेबल्स में देख चुके हैं। तो होता क्या है, हमारी नेक्स्ट जो ड्रग है जो ओरल की कैटेगरी में आती है, वो कौन सी है आपकी, DPP-4 इनहिबिटर। DPP-4 इनहिबिटर, तो ये क्या करेंगी, DPP-4 जो डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज आपका एंजाइम है, इसको इनहिबिट करेंगी ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से क्या होगा, GLP-1 का डिग्रेडेशन नहीं होगा और GLP-1 आसानी से अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा, जो कि है इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाना, ग्लूकागोन के रिलीज को कम करना, गैस्ट्रिक एम्पटाइम टाइम को बढ़ा देना, सैटिस्फैक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करना। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट पार्ट पे। तो DPP-4 इनहिबिटर की कैटेगरी में हमारे पास जो ड्रग आती है वो ग्लिप्टिन्स होती है बेसिकली। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ, सीटाग्लिप्टिन। ठीक है, सीटाग्लिप्टिन हमारी ड्रग है जो यूज होती है आपकी DPP-4 इनहिबिटर के तौर पे। समझ में आ गया क्यों यूज हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग हो गई ओरल के केस में। ठीक है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के केस में।
अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, अब आ जाइए सेल्स पे, ठीक है। बीटा सेल के लेवल पे आ जाते हैं। इंटेस्टाइन लेवल पे हम क्या क्या कर सकते थे, हमने डिस्कस कर लिया कि हम अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स दे सकते थे, इंक्रेटिन एनालॉग इंजेक्टेबल में थे, हालांकि वो हम दे सकते थे, और इसको डिग्रेड करने वाले DPP-4 एंजाइम के इनहिबिटर्स हम दे सकते थे, जो है हमारे पास सीटाग्लिप्टिन। ओके, अब बात करते हैं कि हम सेल लेवल पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली जो बीटा सेल है उन्होंने ही इंसुलिन को रिलीज करना है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो सेलुलर लेवल पे काम करके हमें अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करवा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा था, अभी मैंने आपसे क्या बोला था, जब ग्लूकोज हमारी बीटा सेल के अंदर एंट्री लेता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, क्रेब्स साइकिल चलती है, तो एटीपी आपको मिलती है, और इस एटीपी के बढ़ने की वजह से जो हमारा मेम्ब्रेन में जो पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, यही तो बोला था, और इनकी ब्लॉकेज की वजह से पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इंसुलिन का रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हमारी कुछ ड्रग ऐसी हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की कैटेगरी में जो क्या करती हैं, यही काम करती हैं लेकिन बाहर से करेंगी। जैसे एटीपी ने क्या किया था, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया था ना, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रिलीज हुआ था फाइनली। ये ड्रग्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। समझ में आ गया, सेम वही इफेक्ट एटीपी की तरह। तो ये कौन सी ड्रग है, देखो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है उन्हें हम मेंशन कर लेते हैं। पहली है आपकी सल्फोनिल यूरियाज, ठीक है, ये पहली हो गई आपकी, और सेकेंड आपके पास है ग्लेनाइड्स, ठीक है। ये दो आपकी कैटेगरी की ड्रग ऐसी हैं जो क्या करती हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। तो आप जानते हो जब भी पोटेशियम चैनल ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज हो रहा है ना, तो इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन रिलीज होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा, सारा हमने डिटेल में किया हुआ है, ठीक है। तो सल्फोनिल यूरियासी कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं, ग्लिमेप्राइड है, ग्लिबुराइड है, टॉलबुटामाइड है, क्लोरप्रोपामाइड है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन आपकी ड्रग्स आई हैं। फर्स्ट जनरेशन में टॉलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड आती है, और जो आपकी सेकंड जनरेशन है उसमें ग्लिबेंक्लामाइड है, ग्लिक्लाजाइड है, ठीक है, ग्लेबुराइड है, ये सारी ड्रग्स आती हैं, ठीक। उसको मुझे यहाँ पे डिटेल में क्लासिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने आपको ड्रग्स के नाम बता दिए, ठीक हो गया। सल्फोनिल यूरियाज के साथ एक प्रॉब्लम ये है, इनको बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, दोनों को ही, ठीक है, क्योंकि ये ड्रग लेने के बाद अगर इंसुलिन का रिलीज बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी इतना ज्यादा इंसुलिन बन जाता है कि जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होने की बजाय नीचे आ जाता है, ड्रॉप कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत सिंपल साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी कैटेगरी की ड्रग है आपकी ग्लिनाइड्स। ग्लिनाइड्स में आपकी आती है मेटेग्लिनाइड है, आपकी नेटेग्लिनाइड है, ठीक है, रेपेग्लिनाइड है। तो ये हमारी ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरी में आती है, ग्लिनाइड्स की कैटेगरी में। सेम इनका मैकेनिज्म भी यही है सल्फोनिल यूरियाज की तरह, लेकिन जो ये आपका पोटेशियम चैनल है ना, इसमें जो इनकी बाइंडिंग साइड होती है वो सल्फोनिल यूरियाज से डिफरेंट है, ठीक है। सल्फोनिल यूरियाज जहां पे बाइंड होते हैं उसी सेम जगह पे ये बाइंड नहीं होती है, इनकी बाइंडिंग साइड अलग है। इसकी बाइंडिंग साइड अलग होने की वजह से ही ये रैपिड एक्टिंग है। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो ग्लिनाइड्स जल्दी असर दिखाती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, दोनों ही आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, इसीलिए ग्लिनाइड्स को लेने के बाद भी आपकी हाइपोग्लाइसीमिया आपका साइड इफेक्ट आप फेस कर सकते हैं। इसीलिए डोज मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सपोज आप दे रहे हो किसी इंसान को एंटी डायबिटिक और हो गई उसे फिर डायबिटीज, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया और ग्लूकोज लेवल कम होगा तो आप जानते हो हमारे बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज ऐसे हैं जो टोटली ग्लूकोज पे ही डिपेंडेंट है, लाइक ब्रेन। अगर इंसान के बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप कर जाए तो ब्रेन को आपका क्या होगा, एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी, इंसान कोमा में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। तो ये दो कैटेगरी की ड्रग समझ में आ गई, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। इनके अलावा और कौन सी ड्रग है अब हम देखते हैं, ठीक है। ये हो गई ना कवर, यस। अब आ जाते हैं, देखो अब जो मैं दो कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है, वो ड्रग्स ऐसी हैं जो कि आपकी क्या करती है, इंसुलिन के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इंसुलिन के रिलीज पे उनका कोई वो नहीं है,
ठीक है। इंसुलिन के प्रोडक्शन में हाँ आप कह सकते हो कि रोल हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो ड्रग अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके इंसुलिन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, तो उसके लिए मुझे इस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा रही हूँ और उन दोनों कैटेगरीज को हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। चलिए, सबसे पहली क्या, हम ऑलरेडी आई थिंक ओरल के केस में हम 4 कैटेगरी डिस्कस कर चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अदरवाइज आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। 5th मैं लेके चल रही हूँ, तो 5th कैटेगरी मेरे पास है मेटफॉर्मिन, ठीक है, ठीक है। मेटफॉर्मिन और फैनफॉर्मिन तो हालांकि मार्केट से आपकी हट चुकी है मेडिसिन, क्योंकि इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट आया था वो था लैक्टिक एसिडोसिस, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक था सिचुएशन। लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है ना, तो इसलिए उसे मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आती है, एक्चुअल में इस कैटेगरी का नाम मैं बता दूं, ये मैंने ड्रग लिख दी है, कैटेगरी का नाम है बिग्वेनाइड्स। बिग्वेनाइड्स क्यों, क्योंकि इसका केमिकल स्ट्रक्चर बिग्वेनाइड्स का है, ठीक है, इसीलिए हम बिग्वेनाइड्स बोल रहे हैं। तो मेटफॉर्मिन, बेसिकली इस बिग्वेनाइड्स की कैटेगरी में हमारी जो ड्रग आती है वो है मेटफॉर्मिन। देखें कैसे काम करती है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो, हालांकि जो मेटफॉर्मिन है उसका एग्जैक्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी भी रिपोर्टेड नहीं है, ठीक है। हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि भाई ये यही करता होगा, लेकिन जो इसके पीछे की थ्योरी जो पोस्टुलेट हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला जाता है कि जो ये हमारी मेटफॉर्मिन है, ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारा जो रेस्पिरेटरी चेन है ना, मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाई थी, ठीक है। जब हम साइनाइड पॉइजनिंग हमने डिस्कस की थी उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने पूरी डिटेल में देखी थी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें पता था क्या होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी आपके कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, पढ़े थे। 5 आपके पास हमारे कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, और होता क्या है आपका जनरली, इन्हीं कॉम्प्लेक्स के थ्रू आपका एटीपी फॉर्मेशन होती है फाइनली, ठीक है। मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रही हूँ, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और एटीपी का प्रोडक्शन होता है इन्हीं कॉम्प्लेक्स को यूज करके, ठीक है। तो ये 5 टोटल हमारे पास कॉम्प्लेक्स थे। एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और फाइनली वहां पे क्या होता था, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होके आपका क्या बनता था, वाटर बाहर निकलता था, ठीक है, पढ़ा है ना, ठीक है। और किस तरीके से 5th कॉम्प्लेक्स एटीपी की जनरेशन करता था, ठीक हो गया। तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो मेटफॉर्मिन के लिए जो थ्योरी पोस्टुलेट हुई वो यही बोलती है कि जो ये मेटफॉर्मिन है हमारे रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, ये क्या करती है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या करती है, आपकी इनहिबिट करती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स 1 है हमारा रेस्पिरेटरी चेन का, जिसके थ्रू फाइनली एटीपी बनती है, उसे ये इनहिबिट करती है। तो होगा क्या बताओ, अगर ये कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो गया तो हम कह सकते हैं एटीपी आपका कम हो जाएगा, एटीपी जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी किसी भी सेल के अंदर, ठीक हो गया। अब एटीपी कम होगी तो क्या होगा बेटा, हमें हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी सेल्स के अंदर एटीपी, एडीपी और एएमपी, इन तीनों का एक रेशियो होता है, ठीक हो गया। अगर मैं बात करूं अगर सेलुलर लेवल पे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आपके दिमाग में रहे, जो एटीपी है और एडीपी, दूसरा लिखते हैं एटीपी और एएमपी, ठीक है, इनका रेशियो देख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना सेल के अंदर एटीपी और एडीपी का रेशियो कितना होना चाहिए, 10:1, ठीक है। यानी कि एटीपी का जो लेवल है वो एडीपी से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए सेल को सरवाइव अगर करना है तो। नॉर्मल केस की बात कर रही हूं मैं, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो नॉर्मली सेल के अंदर जो हमारा एडीपी है वो एटीपी से आप कह सकते हो कि 10 टाइम कम होना चाहिए, ठीक है।
या फिर उल्टा आप बोलना चाहो तो एटीपी के कंपैरिजन में 10 गुना होना चाहिए, ठीक है। और अगर एएमपी की बात करूं तो एएमपी के केस में होता है आपका 100:1, ये रेशियो है। यानी कि अगर एटीपी को एएमपी से कंपेयर करें तो एटीपी एएमपी के कंपैरिजन में कितनी होनी चाहिए, 100 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारा सेल के अंदर होना चाहिए अगर आपको सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है तो, ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता हो कि हमारी सेल के अंदर क्या होता है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, हमारी एटीपी बनती भी है और यूटिलाइज भी होती है, सबको पता है, ठीक है। बनती कैसे है, जैसे कि अगर मैं बात करूं प्लांट्स की बात करूं तो जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो जनरली हमारी जो सेल के अंदर हमारी एक एडिनाइलेट रिएक्शन होती है जिसमें होता क्या है, 2 एडीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं और ये 2 एडीपी के मॉलिक्यूल से क्या बनता है हमारा, एक एटीपी बनता है और एक एएमपी बनता है। ये हमारी एडिनाइलेट रिएक्शन है, ठीक है, एडिनाइलेट काइनेज रिएक्शन इसे बोलते हैं। तो जनरली इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है सेल के अंदर। और यूटिलाइजेशन कैसे होता है सबको पता है, एटीपी किस तरीके से हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है क्योंकि एनर्जी सोर्स है जनरली, ठीक है। तो होगा क्या आपका, क्या होगा कि जब आपका, हाँ चलिए इसका वो भी बता देती हूँ मैं, यूटिलाइजेशन एटीपी यूज कैसे होती है, एटीपी आपका एडीपी में टूटेगी और एएमपी में टूटेगी, यही तो होता है इसका यूटिलाइजेशन। या फिर अलग तरीके से भी हो सकता है कि एटीपी से एएमपी बन रहा है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, इस तरीके से एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक हो गया। तो यानी कि सेल के अंदर इन तीनों का लेवल मेंटेन होना जरूरी है। लेकिन हुआ क्या, मेटफॉर्मिन ने क्या किया, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को इनहिबिट किया जिसकी वजह से एटीपी का लेवल कम हो गया। तो जनरली एटीपी का लेवल कम होने की वजह से एटीपी और जो एएमपी का रेशियो है, ठीक है, एटीपी और एएमपी रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा आपका, अफेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। एएमपी तो ज्यादा हो जाएगा और एटीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ अगर मुझे इसे ज्यादा या कम के फॉर्म में दिखाना है, एएमपी एटीपी रेशियो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एएमपी का लेवल तो बढ़ जाएगा, यानी कि सेल्स में, सेल के अंदर जो आपका यूटिलाइजेशन है ऑब्वियसली वो तो आपका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी कि एटीपी टूट तो रही है, यूटिलाइज तो हो रही है, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि हमारा एएमपी का लेवल सेल के अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। और हमेशा ध्यान रखना जब भी सेल के अंदर एएमपी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और एटीपी का लेवल ऑब्वियसली कम रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेल का जो आपका प्रॉपर फंक्शनिंग है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, एक तो मैंने बता दिया कि जो फंक्शनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। इसकी वजह से क्या होता है, अब हम डायबिटीज में ही आ जाते हैं, मैंने आपको केवल नॉर्मल बताया था कि क्या होता है। तो हमारा एक एंजाइम होता है एएमपी के, इसको बोलते हैं हम एएमपी डिपेंडेंट काइनेज। क्या बोलते हैं, एएमपी डिपेंडेंट काइनेज। जब एएमपी का लेवल सेल के अंदर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है, एएमपी के एंजाइम, ठीक हो गया। कैसे एक्टिवेट हुआ समझ में आ गया। अब इसके एक्टिवेशन से क्या होता है, जो ये एएमपीके है, क्योंकि ये काइनेज एंजाइम है, मैं बहुत बार आपसे बोलती हूँ कि काइनेज जहां पे भी आता है इसका मतलब ये जिस भी प्रोटीन के पास जाएगा उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा, यानी कि इसका काम होगा एक फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करना, ठीक हो गया। तो एएमपीके क्या करेगा, हमारी बॉडी की उन प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कर देगा, यानी कि फॉस्फोराइलेट करना मतलब उन्हें एक्टिवेट कर देना जो इंसुलिन के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एएमपीके ये क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा आपका फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन लिख दोगे आप। और ये कौन सी प्रोटीन होंगी बेटा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की, तो ऑब्वियसली मैं इंसुलिन की ही बात करूंगी। तो ये क्या करेगा आपका, उन प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करेगा जिनका फंक्शन क्या होगा आपका, इंसुलिन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करना। समझ में आ गया, वो प्रोटीन फॉस्फोराइलेट होंगी जो इंसुलिन के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और इंसुलिन के मेजर इफेक्ट क्या है कि ये क्या करता है, हमारा लीवर
मसल और एडिपोज टिश्यूज में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, ताकि अंदर जाके ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। सेकेंड थिंग, जो ये क्या करता है, हमारी जो बीटा सेल में जो हमारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके एक्सप्रेशन को भी बढ़ा देता है, सो दैट बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज जाए और इंसुलिन को रिलीज करे। देखा था पूरा मैकेनिज्म कैसे रिलीज होता है, ठीक हो गया। तो इंसुलिन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसकी एक खासियत है, एक इफेक्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट रहेगा जो इंसुलिन से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। वो क्या है आपका, लिपोलाइसिस। जब मैंने इंसुलिन आपसे डिस्कस किया था इन डिटेल, तो वहां पे आपने देखा था इंसुलिन की वजह से लिपोजेनेसिस होती है, फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, लिपोलाइसिस। इसीलिए जो बिग्वेनाइड में जो मेटफॉर्मिन है, ये सबसे अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है फॉर ओबीज पर्सन। अगर किसी को मोटापा है, ठीक है, ओबेसिटी है, तो मैंने बताया था ना कि ओबेसिटी की वजह से क्या हो रहा था आपका, बेसिकली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, ठीक है, उसका एक कारण क्या था आपका, ओवरवेट होना, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ होना। तो अगर आप मेटफॉर्मिन दोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो ये लिपिड प्रोफाइल है ये आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले केस में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये मेडिसिन मेटफॉर्मिन। समझ में आ गया। बाकी सारे इफेक्ट इंसुलिन की तरह आएंगे एक्सेप्ट लिपोलाइसिस, क्योंकि इंसुलिन लिपोजेनेसिस करता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लिपोलाइसिस कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये लिपोलाइसिस करता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेटफॉर्मिन का क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है। अभी भी मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि भाई इसका एग्जैक्ट आपका मैकेनिज्म नहीं पता है, रिपोर्टेड नहीं है, तो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते, बट ये थियरी पोस्टुलेटेड है जो मैंने आपको समझा दी। ओके, लास्ट आ जाइए। लास्ट कैटेगरी जो हमारी ड्रग यहाँ यूज होती है एंटी डायबिटिक ओरल के केस में, वो है थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव। और इस कैटेगरी में आपके पास जो ड्रग आती है वो है हमारी रोसिग्लेटाजोन, पायाग्लेटाजोन, ठीक है, ये सारी ड्रग हमारी इस कैटेगरी में आती हैं। अब देखें कैसे काम करती हैं ग्लिटाजोन्स बेसिकली, ठीक है, थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव। ओके, तो ये क्या करती हैं, सबसे पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, ये क्या करती हैं, हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर है हमारे पास। एक न्यूक्लियर रिसेप्टर कौन से होते हैं, जो विद इन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं सीधे न्यूक्लियस ही ड्रॉ कर रही हूँ बेटे, ठीक है, सेल नहीं ड्रॉ है कर रही हूँ, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। चलिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। तो होता क्या है देखो, और इसके बाहर सेल है, ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं हमने सेल के अंदर ही बनाया, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। बड़ा मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे न्यूक्लियस के अंदर की पूरी प्रोसेस आपको समझानी है। तो होता क्या है देखो, न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली सबको पता है क्या होता है, डीएनए होता है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं। पहले मैं इन्हें ड्रॉ कर लेती हूं, ये वो रिसेप्टर है, ठीक है। ये रिसेप्टर्स का नाम क्या है आपका, ये रिसेप्टर है PPAR गामा। PPAR के बेसिकली दो आइसोफॉर्म सबसे ज्यादा आपकी कॉमन है, तो एक तो हो गया PPAR अल्फा, दूसरी PPAR गामा, ठीक है। तो होता क्या है देखो, PPAR जो गामा है, ठीक है, ये क्या करता है हमारा, ये किस तरीके से वर्क करता है इसे समझते हैं। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेशन एक्टिवेटर रिसेप्टर, ठीक है, ये वो रिसेप्टर है, ठीक है, PPAR गामा, ठीक है। अब होता क्या है देखो, ये PPAR गामा जनरली इनकी एक ये जो आपकी बाइंडिंग साइड होती है, यहाँ पे आपका एक मॉलिक्यूल जुड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, को रिप्रेशर, ठीक है। को रिप्रेशर मतलब जनरली जब इसके साथ कोई, इस रिसेप्टर के साथ कोई लिगेंड बाइंड नहीं हुआ है, तब तक ये को रिप्रेसर यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये इसकी एक्टिविटी को रिप्रेस करके रखेगा, ठीक है, सप्रेस करके रखेगा। अब होता क्या है, इसके अलावा
यही न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है हमारे पास रेटिनॉइड एक्स फैमिली के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रेटिनॉइड रिसेप्टर बोलते हैं। तो वही मैं रिसेप्टर यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये दूसरा रिसेप्टर है, सेम आपका ऐसा ही रहेगा, बट इसके साथ कोई भी आपके रिप्रेशर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। ये कौन सा रिसेप्टर है? रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, ठीक हो गया। तो ये दो रिसेप्टर हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अभी इनके साथ क्या हुआ, ये जो आपका, इसको ध्यान में दो, ये तो अभी साइड रखो। जो हमारा ये पेरोक्सोसोम पॉलीमरेशन एक्टिवेटर रिसेप्टर है PPAR, जनरली जब तक इसके साथ कोई लिगेंड बाइंड नहीं होगा तो ये इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है, देखो थायोसोलिडीन डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, जैसे आपने मान लो ये वेपा वो डेरिवेटिव है, एग्जांपल दे देती हूँ मैं इसको, पायोग्लिटाजोन, ठीक है, इस कैटेगरी की ड्रग है। क्या होता है, ये इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, क्रॉस करता करता आके अपने रिसेप्टर से आके इस तरीके से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PPAR गामा से आके क्या हुआ, बाइंड हो गया। अब जैसे ही ये लिगेंड इस रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या होता है, यहां से ये को-रिप्रेसर जो है हट जाता है, ठीक है, इस डोमेन से को-रिप्रेसर हट जाता है और इसकी जगह कौन आ जाता है आपका, इसकी जगह आ जाता है को-एक्टिवेटर। कौन आया, को-एक्टिवेटर, समझ में आ गया, ठीक। लिगेंड बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ, को-रिप्रेसर की हट के कौन आ गया, को-एक्टिवेटर यहाँ पे आके बाइंड हो गया। और जैसे ही को-एक्टिवेटर बाइंड होता है ना, तो ये जो PPAR का जो ये रिसेप्टर है, ये रेटिनॉइड एक्स फैमिली के रिसेप्टर्स के साथ क्या बना देता है आपका, डाइमराइज हो जाता है, हेट्रोडाइमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके डाइमर फॉर्म कर देंगे। अभी तक अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही ये बाइंडिंग हुई, एक्टिवेटर आके बाइंड हुआ, तो अब ये रिसेप्टर फुल्ली एक्टिवेटेड है, तो रेटिनॉइड एक्स फैमिली के रिसेप्टर के साथ हेट्रोडाइमराइजेशन हो जाएगा। और हेट्रोडाइमराइजेशन होने के बाद ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है दोनों का, ये क्या करेगा, आपका DNA के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो मैं देखो इसको तो नीचे भी नहीं दिखा सकती ना, DNA को मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, लाइक दिस। ये था DNA, इस तरीके से आके अब ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स थे, यानी कि हेट्रोडाइमर जो बना था, ये क्या करेगा, DNA के एक स्पेसिफिक सेगमेंट से आके, DNA का सेगमेंट क्या होता है, स्पेसिफिक सेगमेंट, जीन है ना, स्पेसिफिक जीन के ऊपर आके बैठ जाएगा। समझ में आ गया, अभी तक नहीं बैठा था ना, DNA अलग था, ये रिसेप्टर्स अलग थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने डाइमर फॉर्म किया, हेट्रोडाइमराइज हुए, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स जाके DNA के एक स्पेसिफिक सेगमेंट के ऊपर जाके बैठ गए। सपोज ये वो सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। बाकी DNA बहुत बड़ा होगा, मैंने ओपन करके दिखाया है, ठीक है। तो अब होगा क्या, जब ये सेगमेंट पे आके बैठेंगे तो क्या होगा, इस सेगमेंट का, यानी कि इस जीन का जो काम है, जीन का काम क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना। हर जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करेगा, ये जो जीन है ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पे लिख रही हूं मैं जीन, इस जीन का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर जीन जिसके ऊपर एक सीक्वेंस दोनों आके बैठे हैं, और जीन एक्सप्रेशन होगा तो ऑब्वियसली जो आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, यानी कि DNA से जब आपका क्या बनेगा, DNA से क्या बनता है, mRNA बनता है ना, इस तरीके से आपका क्या होता है, DNA से mRNA बनेगा, इस तरीके से mRNA कहाँ जाएगा, हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारा राइबोसोम है उस पे जाएगा। सपोज ये हमारा अगर राइबोसोम था साइटोप्लाज्म में, तो इस तरीके से mRNA राइबोसोम में चला गया और फाइनली प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। पूरा हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे। तो क्या होगा, अब जो प्रोटीन बनेगी, क्योंकि इस जीन का एक्सप्रेशन हुआ है, तो जो प्रोटीन बनेगी वो इसी जीन की होगी, यानी कि यही जीन वो प्रोटीन के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो क्या होगा, जो ये प्रोटीन बनेगी ना, यहाँ पे मैं लिख रही हूं, जो ये प्रोटीन फॉर्म हुई, ये क्या करेगी आपकी, ये इंसुलिन के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, जैसे अभी देखा था ना मेटफॉर्मिन में भी हुआ था। तो ये प्रोटीन का मेन काम क्या होता है, देखो
ये सेम हमारे इंसुलिन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सबसे पहली बात तो इंसुलिन लाइक इफेक्ट, और कौन से, जो इंसुलिन के इफेक्ट है ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इंसुलिन जो कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म में जो रोल प्ले करता है, सेम वही रोल ये भी परफॉर्म करेगी प्रोटीन। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये आपका प्रोटीन बनेंगी, ये क्या करेंगी, देखो जो आपका फैट है ना, फैट को फटाफट से क्या कर देंगी, आपकी स्टोरिंग साइट पे यानी कि एडिपोज टिश्यू के अंदर भेजेंगी। ठीक हो गया, ये इसका एक अलग से फंक्शन है, इसे समझिए। जो फैट हमारे ब्लड सर्कुलेशन में है उसे फटाफट से कहाँ भेजेगी, एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होने के लिए भेजेगी। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी बेटा, एनर्जी चाहिए बॉडी को, फैट उसे मिल नहीं रहा है क्योंकि फैट सारा स्टोर हो चुका है, तो अब वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी बॉडी, ग्लूकोज पे। यानी कि अब आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी, तो इसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फैक्ट समझ में आया ना, ठीक है। तो ये है आपका थायाजोलिडीन डेरिवेटिव्स के बारे में कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। मैंने बोला था कि ये इंसुलिन के रिलीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इनका, समझ में आया, इंसुलिन के रिलीज पे इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है। इनका इफेक्ट कहाँ पे आया आपका, ये ऐसी प्रोटीन्स को इन्होंने बनाया दोनों ही केस में जो इंसुलिन के जैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है तो उस टाइप पे आप ये मेडिसिन दे सकते हो, ये बहुत अच्छी मेडिसिन आपके लिए साबित होंगी। तो इसका जो मेन आपका एडवर्स ड्रग इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है, आप ध्यान रखिएगा कि थायाजोलिडीन जो डेरिवेटिव्स हैं, इनकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, सोडियम वाटर रिटेंशन। तो क्या आप किसी हार्ट के पेशेंट को, जिसे ऑलरेडी हार्ट जिसका कॉम्प्रोमाइज्ड है, हार्ट फेलियर है, कोई भी स्टेज चल रही है हार्ट फेलियर की, क्या आप उस पेशेंट को ये दोगे, नहीं दोगे ना, क्योंकि सोडियम वाटर रिटेंशन से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, आपके हार्ट पे लोड पड़ेगा, है ना, लोड पड़ेगा तो फिर क्या होगा, आपका हार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वैसे ही फेल हो रहा है, आप फिर और ऐड कर रहे हो उसके ऊपर, लोड और बढ़ा रहे हो, समझ में आ गया। इसके अलावा एक कैटेगरी जो अभी डिस्कस नहीं हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो कौन सी है, सारी बाकी की हमने डिस्कस कर ली है, सारी ड्रग्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए हम डिटेल में कर रहे हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है, आई थिंक इट मस्ट बी 7, ठीक है, वो कौन सी है आपकी, SGLT2 इनहिबिटर। अब ये क्या है, SGLT2 इनहिबिटर्स क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, टाइप 2 इनहिबिटर। दो टाइप के आपके जनरली, वैसे तो बहुत सारी आइसोफॉर्म्स हैं, लेकिन जो मेन है वो SGLT1 और 2 है। यानी कि ये क्या है, सोडियम और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं, बेसिकली को ट्रांसपोर्टर्स हैं। क्या होते हैं को ट्रांसपोर्टर, जिसमें आपका क्या होता है, दोनों जो मॉलिक्यूल हैं आपके सेम डायरेक्शन में, दो टाइप के होते हैं, देखो सिम्पोर्ट होता है, एंटीपोर्ट होता है। सिम्पोर्ट में आपके एक ही डायरेक्शन में जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल, और एंटीपोर्ट में एक अगर अंदर की ओर जा रहा है तो दूसरा बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या होता है, हमारा जो नेफ्रॉन है, सपोज ये नेफ्रॉन है, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। नेफ्रॉन में जो हमारी ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इस तरीके से ये हमारी सेल्स हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो सपोज अब हमें पता है क्या होता है, हमारा जो ऊपर ग्लोमेरुलस है जहां पे आपका ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी के नेफ्रॉन की, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में इस तरीके से ब्लड आया फिल्टर होने के लिए। तो जब ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है तो नीचे जब फिल्ट्रेट आता है उसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज भी नीचे आ जाता है, पड़ा है ना, कुछ अमाउंट ग्लूकोज का आपका फिल्टर होके नीचे आ जाता है। अब होता क्या है, जो हमारी ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 90% जो आपका ग्लूकोज है उसको रीअब्सॉर्ब करवा के कहाँ भेज देती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भेज देती है, होता है। अब मुझे ये बताओ, किसी को डायबिटीज है, ठीक है, ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा है, तो अगर वो फिल्टर होके नीचे आ गया है तो क्या आप चाहोगे वो वापस उसे आप ब्लड सर्कुलेशन में भेजना चाहोगे, नहीं ना। तो इसीलिए हमारे क्या होते हैं, हमारी, अब ये इसको समझ लो पहले कि जो ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ था सर्कुलेशन में, जो पीसीटी के थ्रू गया था, ये किसके थ्रू जाता है, यहाँ पे आपके ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है,
इन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू क्या होता है आपका, इनको बोलते हैं हम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सोडियम भी जाता है ब्लड सर्कुलेशन में, साथ में अपने किसको लेके जाता है, ग्लूकोज को लेके जाता है। एब्जॉर्प्शन बताना जरूरी था, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई ऑलरेडी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, अगर छन के ब्लड नीचे भी आ गया है, ग्लूकोज नीचे आ गया है, तो वापस उसे क्यों भेजना, उसे सीधे यहाँ से एक्सक्रीट करा दो यूरिन में, ये होना चाहिए हमारा एम। तो इसीलिए ये जो SGLT2 इनहिबिटर है, ये इस ट्रांसपोर्टर को क्या कर देते हैं, आपके इनहिबिट कर देते हैं। समझ में आ गया। ये अगर ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो कुछ हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। ये नया टारगेट भी है जो आपकी आप बोल सकते हो सबसे रीसेंट टारगेट भी हो सकता है आपका डायबिटीज में। तो ये आपकी ड्रग है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो SGLT2 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में जो हमारी ड्रग आती है वो है हमारी ग्लिफ्लोजीन्स। ये पूरी कैटेगरी है, ठीक है। ये आपकी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, सोडियम ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करती हैं। बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है SGLT1 और SGLT2। SGLT2 जो है वो तो हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है, जो डायबिटीज में मेन रोल प्ले कर रहा है, और SGLT1 जो है हमारे इंटेस्टाइनल ब्रॉडर में होता है। उसके अलावा भी बहुत लोकेशन है, पर इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यूज हो रहा है वो कौन सा है, SGLT2। कैसे काम करेगा समझ में आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, इसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होगा, डायूरेसिस ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपका सोडियम आपका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वाटर आपका ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और जानते हो कि वाटर हमेशा सोडियम को फॉलो करता है, तो आपका क्या होगा, यूरिन ज्यादा बनेगी, डायूरेसिस होगी, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट एंटी डायबिटिक ड्रग। दोनों हमने कंप्लीट की, इंजेक्टेबल्स भी देख ली, ओरल एक्टिंग भी देख ली जो ओरल रूट से ली जाती है। आई होप आपको सब मैकेनिज्म क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई नई क्लास जो मैंने यहाँ पे नहीं आपकी अगर बताई हो, आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, बट स्टिल अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करें, आपको आपका आंसर जरूर मिले। ओके, थैंक यू सो मच।